Good morning, class 11. How are you? Welcome back to our today's lecture. In the last lecture, we have seen some of the terms, the basic accounting terms, which is going to come again and again throughout the syllabus of our account in our school, in the colleges, in our business world, in real life, everywhere. So पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कुछ 4 या 5 टर्म्स देखे थे। नंबर 1 हमने कैपिटल देखा था। कैपिटल यानी नेटवर्थ यानी ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं। हमने कैपिटल के लिए एक टर्म यूज़ किया था, एक फार्मूला यूज़ किया था वहाँ पे। दैट फार्मूला इज़ कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। देन हमने देखा था ड्राइंग्स यानी वो सारी वो पेमेंट जो और वो सारी चीज़ें जो ओनर बिजनेस में से लेके अपने पर्सनल यूज़ के लिए जाता है। ड्राइंग की वजह से हमारा कैपिटल डिक्रीज़ होता है, कैपिटल के इंट्रोडक्शन से हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होता है। देन तीसरा टर्म था हमारा लायबिलिटीज़ यानी कर्जा जिम्मेदारी। बिजनेस को जो भी पैसे चुकाने हैं, किसी सर्विस के, किसी गुड्स के या किसी भी तरह का पेमेंट करना है, उसको हम लायबिलिटीज़ बोलेंगे, बर्डन। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस को जो भी पेमेंट करने हैं वो सारी की सारी अमाउंट वो लायबिलिटीज़ कहलाएगी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो 1 साल के बाद पे करी जाएगी उसे हम नॉन करंट बोलेंगे। जो 1 साल के अंदर पेमेंट होगा उसको हम करंट बोलेंगे। बाद में आता है हमारा एसेट यानी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको वो भी नाम से बुलाया जाएगा। यहाँ पर भी करंट नॉन करंट दोनों है। नॉन करंट यानी लंबे समय तक बिजनेस अपने पास रख रहा है, यहाँ पे रीसेल का कोई पर्पज़ नहीं है। करंट के अंदर वो सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ जो 1 साल के अंदर बिजनेस के अंदर पैसों के अंदर यानी वी कैन कन्वर्ट दैट एसेट इन द मॉनेटरी टर्म्स इन कैश विद इन द ईयर, दैट विल बी कॉल्ड करंट एसेट। नॉन करंट के अंदर फिक्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों आएगा। तीसरा टाइप है फिक्टिशियस एसेट, अभी नहीं देखना है, मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। नाउ अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज का टर्म जो है क्रेडिटर्स गेटिंग क्रेडिटर्स, इसको हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। सो क्रेडिटर्स को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं कि अकाउंट के टर्म में इसे हम ट्रेड पेएबल्स, क्यों अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसको। ट्रेड पेएबल्स पेमेंट करना यानी पेएबल्स, इसको पेमेंट करना है। रिसीवेबल होता तो हमको पैसे मिलने वाले हैं, इस तरह से करना है। यहाँ पे पे है यानी पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स को मैं ट्रेड पेएबल्स भी बोल सकता हूँ। ट्रेड पेएबल्स याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल 3 of the Companies Act टू 2013, अभी फ़िलहाल 2019-20 भी चल रहा है। ये जो साल है ना, जितनी बार भी नया अमेंडमेंट आएगा यानी बदलाव जो आएगा कंपनीज एक्ट के अंदर, तो ये यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा। 2009 के बाद 2019 आया था, अभी 2020 में भी कुछ अमेंडमेंट किया हुआ था इन लोगों ने। लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज 2019 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था। तो ट्रेड पेएबल्स कंपनीज एक्ट 2019 में डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से।
ट्रेड पेबल्स, मैं अभी इसे शॉर्ट फॉर्म में टीपी लिख रहा हूँ। ट्रेड पेबल्स आर द amounts payable by the enterprise against goods purchased and services taken in the normal course of business. याद रखना स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट की जो भी डेफिनेशन है ये सारी, उसको जहाँ तक बने हमें एज इट इज़ लैंग्वेज में ही याद रखना है। वाई? क्योंकि ये लॉ है, ये एक्ट यानी एक कानून है, तो ये कानून बता रहा है। यहाँ पे हमको समझ के इसे रटना है, रट के समझना नहीं है। पहले रट लिया बाद में समझे, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, ओके, देन वी विल बी गोइंग टू लर्न दिस नाउ। अभी ये इस डेफिनेशन ने ही क्रेडिटर्स का मतलब हमें समझा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज एग्जांपल से ही हम कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर ए ने कुछ गुड्स परचेज किए। कहाँ से? मिस्टर बी के पास से, ओके। मिस्टर ए ने कुछ गुड्स मिस्टर बी के पास से खरीदे। कितने रुपए के हो गए? सपोज 10,000 का कुछ सामान, कुछ गुड्स मिस्टर ए ने बिजनेस के लिए खरीदा है। बिजनेस के लिए, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट? तो ये बिजनेस के लिए खरीदा है। लेकिन हम करते हैं ना, भाई आज पेमेंट नहीं होगा, आज उधार दे दे, पेमेंट कुछ दिन बाद करेंगे। तो मिस्टर ए ने भी वही का अपना फॉर्मूला यूज़ किया है। 10,000 का माल खरीदा है, लेकिन पेमेंट कब करेंगे? आफ्टर 2 months। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास से 10,000 का सामान खरीदा है, पेमेंट अभी नहीं किया है, 2 महीने के बाद करेंगे। हमें गुड्स मिल गया है, मिस्टर बी ने गुड्स प्रोवाइड कर दिया है, हमने पैसे भी नहीं दिए हैं, गुड्स आ चुका है लेकिन हमने अभी उसका पेमेंट नहीं किया है, ओके। तो ये क्या किया पता है? इसको मैं बोलूँगा कि ये जो 10,000 रुपये जो मुझे पे करने हैं, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 1 साल के अंदर, और अगर 1 साल के अंदर है तो मुझे कहीं भी कभी भी किसी तरह से पेमेंट करना ही करना है। फ़िलहाल यहाँ पे लिखा है 2 months। सो ये मेरे बिज़नेस के लिए एक ज़िम्मेदारी हो गई है। मेरे बिज़नेस को आज आउटसाइडर वाले को, मिस्टर बी इज़ एन आउटसाइडर, I have to pay this 10,000. I means Mr. A have to pay this 10,000 to Mr. B anytime. Anytime here is specified as 2 months. तो यहाँ पे 2 महीने बाद हमको मिस्टर बी को, ये आउटसाइडर को एक पेमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझेंगे कि ये एक मेरी लायबिलिटी हो गई। क्लियर? ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये पेमेंट करना है, मुझे इससे कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला है, फ्री में माल नहीं दिया है, हमने गुड्स खरीदा है, 10,000 उधार रखे हैं, 2 महीने बाद मुझे पे कर, तब तक के लिए मेरी जिम्मेदारी हो चुकी है। सेकंड थिंग,
हमको 2 महीने के बाद पेमेंट करना है, इसका मतलब हमको ये साल के अंदर ही पेमेंट करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ दिस, ये हमारी हो गई करंट लायबिलिटी। दिस इज़ माई करंट लायबिलिटी। रिमेंबर डेट, क्रेडिटर्स हमेशा करंट लायबिलिटी ही होंगे, याद रखना। क्रेडिटर्स का वर्ड जहाँ पे भी आएगा यानी वो करंट लायबिलिटी ही होगी। वो 1 साल के अंदर पेमेंट हो रहा है, 1 साल के बाद होता तो नॉन करंट करते, लेकिन 1 साल के अंदर ही है तो ये मेरी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। नाउ यू आर गेटिंग इट। सो अच्छा सर, यहाँ पे क्रेडिटर कौन हुआ? तो एज पर इस एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास से कुछ सामान खरीदा था 10,000 रुपये का, 2 महीने बाद पेमेंट करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है बिजनेस की और ये मेरी करंट लायबिलिटी हुई है। तो यहाँ पे इन दिस सम मिस्टर बी यानी द पर्सन who has given the goods or services on credit, उधार को हम बोलेंगे on credit, will be called क्रेडिटर। जो भी कोई हमको उधारी पे सामान, गुड्स, सर्विस दे रहा है वो हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएगा। इसके नाम का एक अकाउंट बनेगा, हमको उसको पेमेंट करना है। क्लियर? क्रेडिटर सिंपल। Schedule 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2019। अभी इसको मैं ये डेफिनेशन के हिसाब से पढ़े तो TP आर द ट्रेड पेएबल्स आर द अमाउंट पेएबल बाय द एंटरप्राइज, मिस्टर ए, पेएबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट द गुड्स परचेज और द सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी भाई ये बिजनेस का भाई खरीदी और बेचने का काम ही है, तो इसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस पर। किसी का भाई सर्विसेज प्रोवाइडिंग का काम है तो उसका वो नॉर्मल कोर्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नॉर्मल कोर्स जो है वो बाइंग एंड सेलिंग का है, तो हमने बाइंग एंड सेलिंग को नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में किया है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। यहाँ पे मिस्टर बी है जो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। ओके, टर्म नंबर 6। Now number 6, debtors। डेप्टर्स या डेटर्स? So students, remember that here B is silent. It will be pronounced as debtors, DETORS, not DEB। कितनों के माइंड में आइडिया आया होगा कि भाई लिखना, अरे पढ़ना ही नहीं है बी को, लिखे तो क्यों। सो जो है वो है अभी यहाँ पे डेटर्स, हम उसको डेटर्स ही टर्म करेंगे। सो डेटर्स क्या होता है कि सपोज, ये अभी डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज सेम एग्जांपल हम ऊपर लेते हैं, मिस्टर ए sold the goods, Mr. A sold the goods to Mr. B। कितने का गुड्स होगा? 10,000 ही रख लेते हैं अभी। It will be easy for us to understand if the amount is in round figure. So here Mr. A sold the goods to Mr. B for 10,000 rupees and payment after 5 months। Mr. A यानी we people sold the goods to Mr. B for rupees 10,000, जिसका पेमेंट मुझे 5 महीने के बाद में मिलने वाला है। यानी मैंने यहाँ पे एक उधार
का बिजनेस किया है। मैंने उधार में मेरा एक कुछ गुड्स था, मिस्टर बी को दे दिया है। मिस्टर बी से मुझे अभी कोई भी पेमेंट रिसीव हुआ नहीं है। तो डेटर्स कब आएगा? जब हम जो है ना उधारी पे सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उधारी पे सेलिंग किया, यानी क्रेडिट सेल किया। तो मैंने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल किया। गेटिंग? मैंने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल किया है। मिस्टर बी मुझे 5 महीने बाद ये पेमेंट 10,000 रुपीज़ का करने वाला है। फिलहाल मेरे बिजनेस में से तो मैंने गुड्स दे दिया है, लेकिन जो ये गुड्स था ना, वो मेरा रिसोर्स था। इट वॉज माई प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी विल बी एनी टाइम आफ्टर 5 months कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। सो ये मेरा क्या हुआ? करंट एसेट। याद करो, वो सारे का सारा एसेट्स जो 1 साल के अंदर मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको मैं बोलूँगा करंट एसेट। तो ये जो मेरा गुड्स था वो मेरा प्रॉपर्टी था, मैंने उसको बेचा मिस्टर बी को। मिस्टर बी अभी मुझे 5 महीने बाद पेमेंट करेगा 10,000 का। तो 5 महीने बाद यानी 1 साल के अंदर मुझे मेरे 10,000 कैश में मिलने वाले हैं। तो ये मेरा करंट एसेट था। सेकंड थिंग, अगले 5 महीने तक मिस्टर बी, जिसने मेरे पास से सामान उधार लिया है, जिसको मैंने उधार में सामान बेचा है, वो मेरे बिजनेस के लिए कहलाएगा डेटर्स। 5 महीने बाद जब मुझे कैश मिलने वाला है, जो मेरा करंट एसेट बनने वाला है, जो ऑलरेडी है ही, 5 महीने बाद मैं ये डेटर्स को उसका एक अलग ट्रीटमेंट करके उसे फिनिश कर दूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, till 5 months, Mr. B will be called my debtor. Remember that it is always current asset. ओके, इसी के साथ हमने यहाँ पे 2 और टर्म भी जाननी थी। वो टर्म थी, डेटर्स तभी इफेक्ट में आएगा जब क्रेडिट सेल्स होगा। अगर मैंने उधारी पे सेल्स किया है तभी ये डेटर्स बनने वाला है। अगर मैंने कैश पे किया होता तो ये सारी झंझट होने ही नहीं वाली थी। तो ये याद रखना, उधारी का सेल्स किया है तो भी तभी जाके डेटर्स बनने वाला है। सेम थिंग यहाँ पे भी, अगर मैंने किसी के पास से उधारी में परचेज किया है, किसी के पास से, मिस्टर बी के पास से मैंने उधारी में माल परचेज किया है, तभी जाके ये करंट लायबिलिटी बनने वाली है। गेटिंग? क्वाइट सिंपल ना। अभी उसके हिसाब से मैं देखूं तो ये एकदम मुझे समझ में आने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल्स आर द अमाउंट रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड एंड द सर्विसेज गिवन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। याद रखना वन मोर थिंग, ट्रेड पेएबल्स में सिर्फ क्रेडिटर्स अकेले नहीं है। क्रेडिटर्स प्लस अदर रिसीवेबल, सेम डेटर्स प्लस, सॉरी यहाँ पे पेएबल आएगा, अदर पेएबल, डेटर प्लस अदर रिसीवेबल। ओके, ये टर्म इसके लिए यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ डेटर्स के लिए यूज़ होता है ऐसा नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स के अलावा दूसरी भी कुछ चीज़ें होगी, उसका जब हमको काम में लेना होगा तब हम उसको समझेंगे। फिलहाल क्रेडिटर एंड डेटर क्लियर। मूविंग फर्दर, टर्म नंबर 7, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स
का मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कोई एसेट को बेच के या फिर गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करके बेच के हमको जो पैसे मिल रहे हैं या फिर जो मिलने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, उसको बोला जाएगा रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कुछ दो जो क्लासिफिकेशन है, एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमको पैसे मिल रहे हैं, ओके, तो रिसिप्ट तो दोनों के अंदर मिल रहे हैं, ये दोनों रिसिप्ट ही है, गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर बोथ द रिसिप्ट। बट एसेट को बेच के और गुड्स और सर्विसेज को बेच के दोनों में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एसेट में पढ़ा था कि एसेट्स जो थे जनरली, तो यहाँ पे जो भी एसेट्स है ना, वो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं और रीसेल के लिए नहीं कर रहे हैं। उसका मैंने एग्जांपल लिया था लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है ना नॉन करंट एसेट्स, कुछ याद आया? अभी ही हमने रिवाइज किया था उसे। तो ये रीसेल पर्पस के लिए हमने नहीं रखा है, बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड, गुड्स एंड सर्विसेज भी मेरे तो एसेट्स ही है, पर लेकिन रिसिप्ट के अंदर क्लियरली डिस्टिंग्विश किया है यहाँ पे एसेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज का रिसीवेबल और रिसीव्ड के अंदर। तो याद रखना है ऑल द थिंग्स विच आर फॉर रीसेल, यहाँ पे जो भी सारे गुड्स है और सर्विसेज है ना, वो रीसेल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का शोरूम है, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर बेच रहा हूँ, तो वो जो मेरे गुड्स है मैंने रीसेल के लिए रखे। इफ़ आई एम अ मोबाइल फ़ोन डीलर, आई एम डीलिंग एंड सेलिंग इन मोबाइल फ़ोन्स, तो यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन्स बेच रहा हूँ। कंप्यूटर हूँ, हाँ, कंप्यूटर के शॉप ओनर हूँ, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स बेच रहा हूँ। स्टेशनरी है तो मैं यहाँ पे बुक्स बेच रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जो है ना, वो मेरे रीसेल के लिए है। जबकि यहाँ पे मेरे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, जो मेरे नॉन करंट एसेट्स है, एसेट्स यहाँ पे मैंने रीसेल के लिए नहीं रखा है। सेकंड थिंग यहाँ पे लिखा अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग द एसेट, फॉर सेलिंग द एसेट विल बी कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट्स, विल बी कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट्स। अगर समझो कि मैंने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी बेच भी डाली है कहीं पे, तो यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है ना, वो सिर्फ रिसिप्ट के अंदर नहीं जाएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। क्या होता है ये चीज़ और क्या होता है ये रेवेन्यू रिसिप्ट, डिटेल में हम समझेंगे उसे, लेकिन अभी उसका जस्ट एक आउटलाइन हमको समझना है। अगर एसेट को बेच के जो पैसे मिले हैं, जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है, दैट विल बी कॉल्ड द कैपिटल रिसिप्ट, एंड द अमाउंट और द मनी रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी कॉल्ड माई रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर ही मैं डील कर रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, जबकि ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं है। रेवेन्यू मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। ये मुझे बेचना पड़ा है, बेच दिया है, उसका क्या रीज़न है, क्यों होगा, लेकिन इतना याद रखना है हमें अभी कि मनी रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट इज़ द कैपिटल रिसिप्ट, एंड द मनी रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ द गुड्स and services will be called my revenue receipt. Clear? Term number 8, expenditure. Expenditure means amount spent or liability incurred for acquiring asset, goods और service। मतलब कोई asset को पाने के लिए या फिर कुछ goods और services को लेने के लिए हमने कुछ अमाउंट को स्पेंड किया है, यानी उसको यूज़ किया है, या तो फिर कुछ ना कुछ हमने लायबिलिटीज़ इनकर्ड की है उस एसेट और गुड्स के लिए। एक्सपेंडिचर यानी हमारा खर्चा हो गया।
रिसिप्ट हमारी इनकम थी, यहाँ पे हम खर्चे की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स अवर एक्सपेंस, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होगा। यहाँ पे कोई पर्सनल एक्सपेंस की बात नहीं की जा रही है, दिस इज़ अवर बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंडिचर के अंदर भी 3 हेड है। फर्स्ट 2 हेड्स मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, और दूसरा है गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे एसेट और गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात की जा रही है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर कोई एसेट बाय करने के लिए हमने पैसे का इस्तेमाल किया है, उसको मैं बोलूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिमेंबर डेट, ये इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि ये एसेट अगर मैं बाय नहीं करता तो मेरा बिजनेस एफिशिएंटली फंक्शनिंग नहीं कर पाता। जैसे कि अगर मेरा कोई प्रिंटिंग प्रेस का काम काज है, तो जब तक मैं वो प्रिंटिंग प्रेस मशीन बाय नहीं करूँ तब तक मैं प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी चला सकता हूँ। तो दैट मशीन इज़ माई कैपिटल, और वो कैपिटल को मैंने जो बाई करने के लिए पैसा खर्चा है, यानी वो एसेट को मैंने बाई करने के जो पैसा खर्चा है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि इसी मशीन की बदौलत मैं अगले 5, 10, 15, 20 साल तक उस बिज़नेस में से मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ। याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट बाय करने के लिए होता है। सेकंड, बहुत ही बड़ा सम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये सारे के सारे मशीन्स जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वो कोई छोटी या मामूली रकम नहीं होती। इट रिक्वायर्स अ ह्यूज सम, ओके, फॉर एक्वायरिंग इट। तो यहाँ पे टर्म नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एक बहुत ही बड़ी सम ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व होगी। सेकंड एंड नंबर थर्ड, इसका बेनिफिट मुझे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मिलने वाला है। जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने प्रिंटिंग प्रेस खरीदी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक ही साल में धंधा बंद करके चला जाने वाला हूँ, अगले साल मुझे नया मशीन लेना पड़ेगा। नो, यही मशीन में 15, 20, 25, 30 डिपेंडिंग कि किस तरह से कैसा यूजेज है, तो उसके हिसाब से वो चलने वाला है, मुझे ये रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। तो ये मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अभी आते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली क्या होते हैं कि वो जो सारे के सारे खर्चे जो एक साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, जो एक साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। अभी आपके माइंड में होगा कि एक साल में कौन से ख़त्म होते हैं, तो जनरली सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, रेंट, तो ये जितने भी सारे के सारे खर्चेज हैं अपने, ये एक साल के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। जनरली सैलरी तो महीने महीने पे होती है, पर अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से हम एक साल का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सारे के सारे एक साल के खर्चे होते हैं। ये सारे के सारे बिजनेस चलाने के खर्चे हैं। अगर ये खर्चे ना हो तो बिज़नेस नहीं चलेगा। इसके बिना तो चलने ही नहीं वाला है, लेकिन इसके बिना भी नहीं चलने वाला है। किसी को सैलरी ना दूँ, किसी को मजदूरी ना दूँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक काम करेगा फ्री में, उसके बाद वो काम करने नहीं वाला है। तो मुझे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, यानी ये सारे के सारे मैं इनकम जनरेट करने के लिए खर्चा कर रहा हूँ। सो दिस आर कॉल्ड द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं। सिंपल एक्सपेंडिचर। टर्म नंबर 9 यानी प्रॉफिट और इनकम, ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट और इनकम की बात कर रहा हूँ। तो जनरली यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है हमें। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि समझो कि हमने 10,000 का गुड्स 15,000 में सेल कर दिया है। तो यहाँ पे इनकम यानी हमारा प्रॉफिट क्या होगा? वेरी सिंपल, आपको पता ही है, 5,000 ही आंसर आने वाला है। लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए फॉर्मूला नहीं लिखा है। आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंस भी क्या है। इनकम तो चलो है ही, तो यहाँ पे इतना जानना है कि रेवेन्यू का मतलब
हमने जितने में सामान बेचा, 10,000 का सामान हमने 15,000 में बेचा, तो ये 15,000 मेरे बिजनेस का रेवेन्यू है। मैंने 15,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है मेरे बिजनेस से। लेकिन उस 15,000 के रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए मुझे 10,000 का गुड्स यानी 10,000 का खर्चा भी आया है। तो ये जो एक्सपेंस है वो किसी और का एक्सपेंस नहीं है, ये 15,000 कमाने के लिए 10,000 यानी ये जो एक्सपेंस हुआ वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑलवेज ये रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू यानी हमारा बिजनेस का टोटल रेवेन्यू, जितने में हमने बेचा है और हमको जितने का कॉस्टिंग पड़ा है, उसका डिफरेंस हम कहेंगे प्रॉफिट या इनकम। Our next term, the prepaid expenses। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि वो सारे के सारे जो खर्चे जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दिए हैं, वो सारे के सारे जो खर्चे हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, उसे हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, एक वेरी फेमिलियर अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो अभी जैसे हम ये मोबाइल फ़ोन को रिचार्जेस करवाते हैं फॉर 84 डेज़ या 56 डेज़ और 3 मंथ्स, आई डोंट नो, जो भी है वो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले ना रिचार्ज करवाते हैं कि भाई 500 रुपये का या 600 रुपये का है जो है, हमने पहले इस एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया। अभी फॉर द नेक्स्ट 84 डेज़ और द 3 मंथ्स हमको एवरी डे पर डे 1 GB 2 GB फ्री कॉलिंग SMSs वो एवरी डे बेसिस पे हमको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस जो आया हमने एडवांस में पे कर दिया, यानी पेमेंट हमने आज किया है और उसका बेनिफिट मैं अगले 3 महीने तक यानी इन फ्यूचर डेट तक मैं लेने वाला हूँ। तो इस यहाँ पे भी वही हुआ है कि हमने 3 मंथ्स का पेमेंट कर दिया है और अगले कितने टाइम तक हम उसका बेनिफिट उठाने वाले हैं। ये हमारे लिए करंट एसेट भी कहलाएगा, रिमेंबर दैट। अभी उसका बिल्कुल अपोजिट टर्म होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड में हमने देखा कि हमने कोई एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया है। आउटस्टैंडिंग के अंदर वो ये सारे के सारे एक्सपेंस जो अभी पे करने बाकी है, ये पे करने बाकी है। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक तो पूरा टाइम किसी चीज़ का बेनिफिट ले लिया है लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। यानी ये एक तरह से हमारी जिम्मेदारी हो गई कि भाई मैंने ये बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन अभी मैंने पेमेंट नहीं किया, यानी मुझे पेमेंट करना बाकी है। इसका एग्जांपल देते हैं तो हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि भाई हर महीने या 2 महीने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो हर 2 महीने के बाद आना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने 2 महीने तक पूरे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया, AC चलाया होगा, टीवी है, फ्रिजेस है, जो भी है, लाइट्स है, पंखे है, वो चलाए। तब तक तो वो चलाने के पैसे तो लेने नहीं आए थे। यानी पहले तो हमने पूरे 2 महीने तक ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, उसके बाद लाइट बिल आया। तो लाइट बिल जब आया तो ये उस बेनिफिट टेकन जो बेनिफिट हमने लिया है ना, उसका हमको पेमेंट करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट ले रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर और उसका पेमेंट हम फ्यूचर डेट पे कर रहे हैं। यानी ये मेरी जिम्मेदारी है, अभी मुझे उसको पे करना है। नाउ टर्म नंबर 12, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का दूसरा नाम होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने अपना एसेट का जो टर्म था ना, वहाँ पे एक लिखा था फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर के टाइम पे यहाँ पे मैंने बोला कि 3 आते, तीसरा टाइप। तो तीसरा यहाँ पे होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी उसका टाइम आ चुका है तो हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, तो एज पर द डेफिनेशन दीज आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल भी नहीं है और इंटेंजिबल भी एसेट नहीं है। ये जनरली कुछ प्रकार का लॉस है।
किस प्रकार का लॉस है? तो सपोज हम अपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे अभी विराट कोहली की एडवर्टीजमेंट आती है, तो किसी ब्रांड ने विराट कोहली को साइन किया है, ओके। अभी रिसेंटली एक विराट कोहली की कोई भी एड ले लीजिए आप, तो अभी उसको फाइनलाइज करना कोई ब्रांड के लिए, यानी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट पेमेंट का करना एडवर्टीजमेंट के लिए। तो सपोज अभी यहाँ पे हम लेते हैं रफली 5 करोड़ रुपीज़, तो किसी ब्रांड ने 5 करोड़ रुपए में विराट कोहली को साइन इन किया है। तो यहाँ पे जो 5 करोड़ में विराट कोहली को किसी एडवर्टीजमेंट के लिए जो साइन किया है ना, तो ये ना हम क्या माने, ये इसको हम एसेट माने, यानी इसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूँ या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूँ? तो स्टूडेंट्स, ये एसेट यानी ये कोई कैपिटल एसेट नहीं है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने किसी का ब्रांड नेम या ब्रांड इमेज को यूज़ किया है टू अर्न द रेवेन्यू। तो ये जो एसेट है ना, फिक्टिशियस एसेट, दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिमेंबर दैट डिफर्ड यहाँ पे लिखा ही है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी आपके माइंड में सवाल होगा कि सर इतना बड़ा आपने बोला ह्यूज सम इज इन्वॉल्व्ड, एसेट, द बेनिफिट विल बी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इवन दो यहाँ पे बड़ा सम ऑफ अमाउंट है, यहाँ पे बड़ा सम ऑफ अमाउंट है, फिर भी यहाँ पे इसके लिए एक्सेप्शन है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। अभी इसको डिफर्ड क्यों कर रहे हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, हमने देखा है भाई करंट एसेट ही होता है, 1 साल के अंदर ही ख़त्म होता है। लेकिन 5 करोड़ का पेमेंट करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एट अ टाइम 5 करोड़ का पेमेंट हो जाए। तो जनरली एक एक्सेप्शन क्या है, एक हमको यहाँ पे एक छूट दी गई है कि ये जो आपका खर्चा है ना, सपोज़ कि आप बोल रहे हो कि आपका जो टर्नओवर है उसके हिसाब से आप बोल रहे हो कि भाई अगले 5 साल तक ये खर्चा जो है वो कवर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस खर्चों को अगले 5 साल के अंदर डिफर्ड कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी ये 5 करोड़ में 5 साल के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले साल में मुझे 1 करोड़ ही पे करने हैं, दूसरे साल में 1 करोड़, तीसरे में 1 करोड़, चौथे में 1 करोड़, इस तरह से 5 साल में मैं 5 करोड़ को डिफर्ड कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मैंने ये तो पहले साल में पे कर दिया है, तो अभी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या मेरा फिक्टिशियस एसेट क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा है दिस आर द लॉसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ। तो ये जो 4 करोड़ है ये रिटर्न ऑफ नहीं है, ये मेरा फिक्टिशियस एसेट है। रिमेंबर दैट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही सिंपल है। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ये इजीली आ जाएगा। सो नो नीड टू वरी, just remember this portion.